हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं एस के झा, आपका इकॉनमी का टीचर। हम लोग इकॉनमिक्स के कुछ बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं। है तो ये बहुत ही साधारण, लेकिन आगे जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं ये उन सब का ये बेस है। अगर ये सब चीज़ें क्लियर ना हो तो फिर आपको कंसेप्ट के रूप में कभी भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो हमने लास्ट क्लास में जो थोड़ी देर का हुआ था उसमें आपसे डिस्कस किया था कि पूरी इकॉनमी बेसिकली एक ही चीज़ के आसपास घूमती है और वो है प्रोडक्शन। जिन लोगों ने लास्ट क्लास को मिस किया था, मैं ब्रीफली उनके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। बिल्कुल सेम चीज़ मैंने पढ़ाया था कि उत्पादन या प्रोडक्शन, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं उत्पादन के साधनों की सहायता से। तो उत्पादन के जो साधन होते हैं, जब ये एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे तो फिर क्या होगा? उत्पादन होगा। तो ब्रॉडली जब भी आप इकोनॉमिक्स की बेसिक बुक शुरू करते हो तो आपने पढ़ा होगा उत्पादन के 4 साधन हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड यानी भूमि, लेबर यानी मजदूर, ठीक है, कैपिटल यानी पूंजी, और इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। और ये चारों जब एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे तो इनके सहयोग से ही रॉ मटेरियल को, ठीक है, हम लोग कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ही हम उसको यूज़ कर पाएंगे। यानी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ये चारों अपना योगदान देते हैं और इनको इनके द्वारा दिए गए योगदान के बदले हम इनको पे करते हैं। तो ज़रा देखें इनका पेमेंट क्या है। जिस व्यक्ति का लैंड है, ठीक है, उसको हम पे करते हैं रेंट या किराया। जिसका लेबर है, लेबर को हम पे करते हैं वेजेस, मजदूरी। कैपिटल यानी पूंजी, ठीक है, उसके लिए पे करते हैं ब्याज, इंटरेस्ट। और इंटरप्रेन्योर यानी जो उद्यमी है, जो बिजनेसमैन है, उसको हम पे करते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग जो है इंटरप्रेन्योर के लिए, सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। तो हम लोग जो बेसिकली, ठीक है, हमने शुरुआत की थी एक छोटे उदाहरण से और उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उस पर हमने डिस्कस किया था, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। तो हमने अपनी पढ़ाई शुरू की थी एक छोटे उदाहरण से कि मैं मान के चल रहा हूँ कि इस साल हमारे देश में, ध्यान देना, आज की क्लास के बाद बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं बहुत छोटे एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस साल हमारे देश में सिर्फ इस एक पेन का उत्पादन हुआ और इस एक पेन को बनाने में इन 4 उत्पादन के साधनों ने अपना योगदान दिया और इनको हमने 2-2 रुपया करके पे किया, ठीक है। यानी 2 रुपया हमने रेंट पे किया, 2 रुपया हमने वेजेज यानी मजदूरी पे की, 2 रुपया हमने ब्याज दिया और 2 रुपया मालिक का प्रॉफिट हुआ और अब ये पेन बन के तैयार है। ध्यान रहे, हमारा उदाहरण बहुत सिंपल है। इस साल हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एक पेन का उत्पादन हुआ है। नो अदर गुड्स, नो सर्विसेज। And in making this pen, these 4 factors of production were used and they were paid ₹2 each. Now the pen is ready. So what is the cost of the pen? तो 8 रुपीज़, 8 रुपया। तो पेन जो बन के तैयार हुआ उसका कॉस्ट कितना है? 8 रुपया। इसको हम कहते हैं साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में जो उत्पादन के जितने भी साधन हैं, ठीक है, उनको जो हम पेमेंट करते हैं वो उसका पार्ट होता है। तो पेन जब बन के तैयार होकर के फैक्ट्री गेट से निकलेगा तो उसका लागत कितना है? 8 रुपया। लेकिन जब मार्केट में ये बिकने के लिए आएगा तो इन बिटवीन हु विल कम? द गवर्नमेंट आएगी और फिर 2 रुपया उसने क्या किया? टैक्स लगा दिया। तो मार्केट प्राइस और बाजार मूल्य जो है वो कितना हो गया? 10 रुपया। अब यही से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पे 2 फिगर्स हैं 2 वर्ड है। फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत जो 8 रुपया है और मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य कितना है? 10 रुपया। तो लास्ट में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि इस साल भारत में कितने रुपए का उत्पादन हुआ, 8 या 10? तो दोनों आंसर आपकी तरफ से है। किसी ने 8 कहा, किसी ने 10 कहा। तो हमने कंक्लूड किया था दोनों आंसर सही हैं, 8 भी और 10 भी। डिपेंड करता है कि मूल्यांकन का आधार क्या है। हमने जो देश में प्रोडक्शन किया उसका मूल्यांकन हम फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पे कर रहे हैं या बाजार मूल्य पे। साधन लागत पे जो उत्पादन है वो 8 रुपये है यानी फैक्टर कॉस्ट, और बाजार मूल्य पे कितना है? तो 10 रुपये है। तो दोनों आंसर सही है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया, जो आप वैल्यूएशन करते हैं, जब आप मूल्यांकन करते हैं, ये बहुत मैटर करता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि इन दोनों का जो यूज़ है आगे बहुत ज़्यादा है। जब आप पढ़ेंगे मेन टॉपिक्स को, जैसे पढ़ेंगे आप जीडीपी, जिससे हम ग्रोथ में मापते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रोवर्सी हैं, तो आप देखेंगे जीडीपी का भी 2 वैल्यू है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस। नए टर्म्स आ रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा जीवीए, ठीक है, जिसको समझने में बहुत सब समस्या होती है। तो जीवीए क्या है? ठीक है, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या है,
क्या जीडीपी और जीबीए दोनों सेम चीज़ है? तो जब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर नहीं समझेंगे, तब तक आपको दोनों में अंतर नहीं समझ आएगा। एनीवे, तो दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन फिर से लास्ट में हम आगे बढ़ें कि इस साल हमारे देश में कितने रुपए का उत्पादन हुआ, 8 या 10? तो करेक्ट आंसर है दोनों, 8 भी और 10 भी। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमने जो वैल्यूएशन किया है, जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, वो किस पे, साधन लागत पे या बाजार मूल्य पे। तो बाजार मूल्य में टैक्स भी इंक्लूड होगा, निश्चित रूप से बड़ा अमाउंट होगा। तो हम लोग कोई एक लेके चलें, तो थोड़ा देर के लिए हम लोग गवर्नमेंट को यानी सरकार को यहाँ से हटा दे रहे हैं, सरकार को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, मान के चलो कि अभी कोई सरकार नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, तो कितने रुपए का उत्पादन हुआ? तो स्वाभाविक है उत्पादन जो हुआ है वो 8 रुपये का। ठीक है, उत्पादन जो है वो 8 रुपये का। तो इस साल हमारे देश में कितने रुपए का उत्पादन हुआ? तो 8 रुपये का। ठीक है, 8 रुपये का। इसको मैं लिख रहा हूँ एक तरफ, यानी इस साल हमारे देश में कितने का उत्पादन हुआ? तो 8 रुपये का। ठीक है, अब देखें, इसी चीज़ को आपको देखना है सेम। ठीक है, लेकिन इस बार आपके देखने का जो तरीका है, नज़रिया बदल जाएगा, तो मीनिंग भी बदल जाएगा। देखिए बोर्ड पे, 8 रुपये का उत्पादन हुआ, बिल्कुल फाइन, सही है। ये 8 रुपया क्या है? इन चारों का क्या है? एडिशन है, योग है। और ये चारों को हम लोग एक एक करके फिर से देखें। ये जो 2 रुपया रेंट है, क्या जिसका मकान है, क्या उसके लिए इनकम है? बिल्कुल है। ये 2 रुपया जो मजदूरी है, क्या लेबर के लिए इनकम है? बिल्कुल है। ये 2 रुपया जो ब्याज है, जिसका पूंजी है या कैपिटल है, क्या उसके लिए इनकम है? बिल्कुल है। और ये 2 रुपया जो प्रॉफिट है, क्या ये मालिक के लिए इनकम है? बिल्कुल है। तो मेरा प्रश्न आपसे बहुत सिंपल है कि इस साल फिर हमारे देश में कितने के बराबर इनकम जनरेट हुआ, यानी इस साल हमारे देश में कितने आय का सृजन हुआ? तो निश्चित रूप से फिर आप देखेंगे 8 रुपया। ये है सिक्के का दूसरा पहलू, यानी प्रोडक्शन मीन्स इनकम। ठीक है, यानी उत्पादन और आय दोनों बेसिकली क्या है, एक ही सिक्के का दो पहलू है। अगर हम बाजार मूल्य पे लेते हैं, मार्केट प्राइस पे लेते हैं, तो मार्केट प्राइस पे जो प्रोडक्शन हुआ है वो 10 रुपये का हुआ, तो उस केस में जो इनकम जो जनरेट होगा वो भी 10 रुपया, क्योंकि फिर 2 रुपया जो टैक्सेशन है वो सरकार के लिए इनकम होगा। तो उत्पादन और आय दोनों एक ही सिक्के के क्या हैं, दो पहलू हैं, और दोनों हमेशा बराबर होते हैं। यानी देश में जब जब और जितने के बराबर उत्पादन होगा, उतने ही के बराबर आय का सृजन होगा। ठीक है, ये फिर से मैं रिपीट करूं, एक ही सिक्के का दो पहलू है, और जनरेशन ऑफ इनकम यानी आय का जो सृजन है, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो मैंने पहले भी कहा था कि इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि 50% डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या है? रीज़न बिकम्स रेमेडी, यानी जो कारण है वही क्या है, उपाय है। देखिए कैसे, ठीक है, क्वेश्चन मेरा सेम रहेगा। मैंने आपसे पूछा था आप गरीब हैं, तो आप गरीब क्यों हैं? तो आंसर है क्योंकि आपके लिए इनकम जनरेट नहीं हो पाया, यानी आपके लिए आय का सृजन नहीं हुआ, ये कारण है। तो उपाय क्या है? तो आपके लिए इनकम जनरेट हो। लेकिन इनकम जनरेट हो तो कैसे हो? ठीक है, जनरेशन ऑफ इनकम जो है, इट इज़ गोइंग टू द की। और यहाँ पे पूरी दुनिया की सरकार की एक ही पॉलिसी है कि देश में जो आय का सृजन हो, ओनली थ्रू प्रोडक्शन, ओनली थ्रू प्रोडक्शन। यानी देश में जब जब भी जितने के बराबर उत्पादन होगा, उतने ही के बराबर आय का सृजन होगा। इसलिए हमारी भी पॉलिसी क्या है? देश को आगे बढ़ाना। कैसे? उत्पादन को बढ़ा करके। ठीक है, और हमेशा आप इस लाइन को याद रखें कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही आय का सृजन होता है। अब जनरेशन ऑफ इनकम जो है, ठीक है, कैसे हो? और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन आप ही मना कर देंगे कि ये इनकम जनरेट करने का सही तरीका नहीं है। जैसे एक उदाहरण और ले लो, हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई नोट छापती है, तो क्यों नहीं आरबीआई ऐसा करती है कि नोट छापे और हर एक व्यक्ति को 50 लाख रुपीज़ यानी 50 लाख रुपया नोट छाप के थमा दे। ठीक है, तो आपको ही 50 लाख रुपये मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। तो क्या ये इनकम जनरेशन का सही तरीका है? ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ इनकम तो जनरेट हुआ है, लेकिन ठीक है प्रोडक्शन के द्वारा नहीं, ठीक है, बिना प्रोडक्शन के। अब इसके कारण क्या प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? तो देखो, जैसे ही लोगों को के पास 50 लाख रुपीज़ ईच आएंगे, यानी जैसे ही लोगों को 50 लाख रुपये मिलेगा, तो क्या होगा? देश में जो डिमांड है, जो मांग है, वो स्काई लेवल पे चला जाएगा। तो देश में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देश में डिमांड का बढ़ना क्या बुरा है? तो आंसर है नहीं।
डिमांड के बारे में कहा जाता है कि डिमांड इज़ द की। ठीक है, हम लोग एक लाइन कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू कीप इकॉनमी अलाइव यू विल हैव टू कीप डिमांड अलाइव। यानी अगर अर्थव्यवस्था को अगर आपको जीवित रखना है तो डिमांड का बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि सप्लाई यानी उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़े। अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि डिमांड भी बढ़ रहा है और साथ साथ सप्लाई यानी उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम कब होता है कि डिमांड तो बढ़ गया लेकिन सप्लाई उस अनुपात में नहीं बढ़ा, तब क्या होगा, डिमांड और सप्लाई के बीच गैप क्रिएट होगा और गैप के कारण जो है महंगाई आएगी। गैप जितना ही बड़ा होगा महंगाई की दर उतनी ही ज़्यादा होगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो चीज़ आपके 10 रुपये किलो है वो आपका 10,000 रुपये किलो बिकेगा और बहुत ही जल्द आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे और तब जो स्थिति होगी वो बहुत ही, ठीक है, ख़राब होगी। यहाँ पे RBI ने 50 लाख रुपीज़ ईच हर एक इंडियंस को दिया। ठीक है, इनकम तो जनरेट हुआ, लेकिन क्या ये इनकम जनरेट करने का सही तरीका था? आंसर नहीं। और ये जो रॉन्ग पॉलिसी है, बहुत से देश हैं, 2 उदाहरण मैं ले रहा हूँ। एक मैं ले रहा हूँ जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे आपने सुना होगा, जहाँ पे, ठीक है, महंगाई की दर कुछ लाख % है। वहाँ की करेंसी में गलत मौद्रिक नीति का नतीजा था। वहाँ पे वहाँ का जो एक ब्रेड का पैकेट है वो कई लाख रुपीज़ में मिलता है। और रिसेंटली आप देखेंगे एक कंट्री है वेनेजुएला। वेनेजुएला की बात करें, अच्छा, जिम्बाब्वे में आपको शायद पता होना चाहिए कि वहाँ का सेंट्रल बैंक जो है 100 करोड़ का 1 रुपया छापता है, एक नोट छापता है और उसको लेकर के लोग जो है सब्जियां खरीदने जाते हैं। बैग में जितनी करेंसी होगी उतना ही आपको सब्जी मिलेगा। तो वो इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है। रिसेंट एग्जाम्पल जो है जिम्बाब्वे, वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में आपने सुना होगा, ये तेल उत्पादक देश है। तो वेनेजुएला में महंगाई की दर कितनी है? भारत में जब महंगाई की दर 6-7-8% को क्रॉस कर जाता है तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं। लास्ट मंथ, पिछले मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, वेनेजुएला में जो महंगाई की दर थी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो था तकरीबन 16,88,000%, यानी तकरीबन 17 लाख %। और वहाँ की करेंसी जो है वो अपना वैल्यू पूरी तरह खो चुकी है। ठीक है, भारत का 1 रुपया वेनेजुएला की जो करेंसी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके तकरीबन 3500 रुपये के बराबर है। यानी भारत का 1 रुपया वहाँ के 3500 रुपये के बराबर है। तो 1 रुपये का जो सिक्का है ज़रा संभाल के रखना उसको, ठीक है, कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है एक गलत मौद्रिक पॉलिसी का नतीजा है। तो क्या इनकम जनरेट करने का ये सही तरीका था? नहीं। अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, ये प्रश्न मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आता है कि क्या इस तरह से हम गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं? ठीक है, कि व्हाट RBI इज डूइंग, RBI इज प्रिंटिंग द नोट्स एंड एवरी इंडियन इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड विद सम मनी। ठीक है, ये सही तरीका नहीं है। कारण देखो, अब मनी की बात करें, आगे पढ़ेंगे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो जो मनी की बात करें, मनी का जो संबंध है दोनों डिमांड से भी है और सप्लाई से भी है। डिमांड से भी है और सप्लाई से भी है। सप्लाई में तो उत्पादन, ठीक है, लेकिन संबंध थोड़ा अलग है। कहा जाता है कि मनी एलोन कैन इंक्रीज द डिमांड, यानी मनी अकेला डिमांड को बढ़ाने में सक्षम है, लेकिन मनी अकेला जो है सप्लाई यानी उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत मैटर करता है क्योंकि ये RBI के मॉनेटरी पॉलिसी का बुनियाद है, जो बेसिक फिलॉसफी है। ठीक है, मनी का जो संबंध है डिमांड से भी है और सप्लाई से भी है। ठीक है, लेकिन ठीक है, संबंध थोड़ा अलग है। मैंने कहा कि मनी अकेला जो है डिमांड को बढ़ाने में सक्षम है, प्रोवाइडेड विश इज देयर, इच्छा है। तो जब बात हम करें इच्छाओं की, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कोई कमी है। जब से आप लोगों ने होश संभाला, इच्छा है। ठीक है, सिर्फ पैसे कमी है। अब अचानक से मान लो, ठीक है, आपके पास पैसे आ जाए, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपये आ जाए, ठीक है, तो आपको डिमांड करने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं, इमीडिएटली आप डिमांड करेंगे। ठीक है, तो मनी अकेला जो है डिमांड को बढ़ाने में सक्षम है, लेकिन मनी अकेला जो है सप्लाई को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। देखो कैसे, सप्लाई यानी उत्पादन या सप्लाई करने, उसको बढ़ाने के लिए 2 तरह के रिसोर्सेज हमें चाहिए। एक मॉनेटरी यानी मनी, और दूसरा नॉन मॉनेटरी यानी मनी के अलावे दूसरी चीज़ें। उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमें लैंड चाहिए, हमें लेबर चाहिए, ठीक है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें उद्यमी चाहिए, हमें टाइम चाहिए, हमें मशीन चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, और साथ साथ हमें पैसे भी चाहिए। ठीक है, तो इन बाकी RBI के नोट छाप देने से क्या बाकी चीज़ों में भी वृद्धि हो जाएगी? नहीं। तो बाकी चीज़ों के अभाव में अकेला जो मनी है वो सप्लाई को बढ़ाने में सक्षम नहीं है।
लेकिन मनी अकेला जो है डिमांड को बढ़ाने में सक्षम है। तो इसलिए ठीक है, ये जो है सही तरीका नहीं है। आरबीआई अगर नोट छापती है और नोट छाप करके हर एक इंडियन को 50 लाख रुपये समा देती है तो क्या होगा, डिमांड विल गो अप टू स्काई लेवल, लेकिन सप्लाई क्या होगा, स्ट्रगल करेगा। सप्लाई और डिमांड के बीच में ह्यूज गैप होगा। नतीजा महंगाई की दर बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत ही जल्द आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे और तब जो स्थिति होगी वो बहुत ही क्रिटिकल होगी। तो आपसे मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इनकम जनरेट करने का ये सही तरीका है कि क्या केंद्रीय बैंक आरबीआई क्या करे, नोट छापे और हर एक इंडियन को 50 लाख रुपए समा दे, या विदेशों से काला धन आए और हर एक खाते में 15 लाख, क्या ये इनकम जनरेट करने का सही तरीका है? तो अब आप कहेंगे नहीं। लेकिन यहाँ ये भी तय है कि आप गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? क्योंकि आपके लिए इनकम जनरेट नहीं हो पाया। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है? आपके लिए इनकम जनरेट हो। लेकिन इनकम जनरेट हो तो कैसे हो, आय का सृजन हो तो कैसे हो? तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया की पॉलिसी एक ही है कि आय का जो सृजन हो कैसे, उत्पादन के द्वारा, उत्पादन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही आय का सृजन होता है और देश में जब जब और जितने के बराबर ठीक है उत्पादन होगा उतने ही के बराबर आय का भी सृजन होगा। ठीक है, आप देखें हमारा टारगेट है कि 2024-25 तक ठीक है, चांसेस अब कम हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज जो है $5 ट्रिलियन तक ले जाना, 2030 तक $10 ट्रिलियन, यानी उत्पादन को निरंतर हम बढ़ाते रहें, जिससे क्या होगा, आय का सृजन होगा। ठीक है, तो आई होप नाउ ठीक है यू आर कंफर्टेबल। आय के सृजन का ठीक है फाइनल तरीका मैंने आपसे कहा कि उत्पादन के द्वारा। तो उत्पादन और आय फाइनल लाइन, ये आई होप कि यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, मैं आपके मैसेज को भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्लास के बाद हो सकता है देखूँ। ठीक है, अभी तो ऐसे में पढ़ा रहा हूँ बेसिक चीज़ें। तो उत्पादन और आय, प्रोडक्शन और इनकम एक ही सिक्के का क्या है, दो पहलू है। और देश में जब जब भी जितने के बराबर उत्पादन होगा उतने ही के बराबर आय का सृजन होगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग रुकते हैं। फिर प्रोडक्शन और इनकम, ठीक है, दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब जरा देखें, आप पढ़ते हैं करंट, ठीक है, अच्छी बात है, करंट से ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन करंट तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। मैं कई बार कहता हूँ कि करंट इज नथिंग, इट्स आउटकम ऑफ द पास्ट और मे बी एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं तो आप करंट को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आप इंफॉर्मेटिव है, ऐसा होता है। ठीक है, इससे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा जब तक आपको एनालाइज करने की क्षमता नहीं होगी। ठीक है, तब तक जो है आप आंसर को सही नहीं कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप देखें इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, असमानता है, हर एक स्तर पे एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया एक ही चीज़ की बात करता है, जिसको देखो एक ही चीज़ की बात होती है और वो है ग्रोथ रेट, वो है ग्रोथ रेट। आईएमएफ ठीक है कहता है कि भारत का ग्रोथ रेट इतना होगा, वर्ल्ड बैंक बात करता है भारत के ग्रोथ रेट के बारे में, हमारा वित्त मंत्रालय किसकी बात करता है, ग्रोथ रेट के बारे में, कि हमारा ग्रोथ रेट इतना % है, बढ़ गया, घट गया, ठीक है, दोहरे अंक में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी जिसको देखो किसकी बात कर रहा है, ग्रोथ रेट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ग्रोथ से शुरुआत होती है और ग्रोथ पे ख़त्म होता है। ठीक है, यानी गरीबी पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे कोई बात करने की तैयार नहीं है। ठीक है, सब लोग किसकी बात करें, ग्रोथ रेट। और एक आम आदमी काफ़ी कंफ्यूज है कि आखिर गवर्नमेंट जो है अदर इशू, जो हमारे अन्य मुद्दे हैं, उन पे चर्चा क्यों नहीं करी है। सरकार जो है सिर्फ किसकी बात करी है, ग्रोथ की बात करी है। ठीक है, तो आखिर पूरी दुनिया ग्रोथ की बात क्यों करता है, ये ग्रोथ होता क्या है। ठीक है, तो जरा मैं समझा रहा हूँ। देखो, ग्रोथ का मतलब, जिसको लोग बाद में निकालेंगे जब क्लासेस शुरू होंगी, तो जीडीपी के टर्म में नए कंसेप्ट्स आर कमिंग लाइक जीवीए। ठीक है, ग्रोथ मैथमेटिकली इज वेरी सिंपल। ग्रोथ का मतलब, ठीक है, द रेट एट विच प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी जिस दर पे उत्पादन में वृद्धि होती है। ये तो बहुत सिंपल है, आप भी जानते हैं। तो इतना तो सबको पता है, लेकिन उसका रेलेवेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ज़रा डिस्कस कर रहा हूँ बोर्ड पे एक छोटे उदाहरण के द्वारा। ठीक है, सिंपल, मैंने बार बार कहा है कि हमेशा छोटे एग्जाम्पल्स को लेकर के आप बड़े चीज़ों को समझें। ठीक है, ज़रा देखें, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उत्पादन और आय दोनों एक ही सिक्के के क्या हैं, दो पहलू हैं। और जब भी जितने के बराबर उत्पादन होगा उतने ही के बराबर आय का भी क्या होगा, सृजन होगा। तो हमारे केस में ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब आ जाए। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ग्रोथ है क्या एक ले मेंटर में। सपोज कि लास्ट ईयर
हमारे देश में 100 रुपये का उत्पादन हुआ, 100 रुपीज़ का, और इस साल देखिए हमारे देश का उत्पादन बढ़ के हो गया 110 रुपये का। बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो पिछले साल की तुलना में इस साल हमारा उत्पादन कितने से बढ़ा? तो स्वाभाविक है 10 रुपये से। 10 रुपये से रुपीज़ टर्म में, एब्सोल्यूट टर्म में हमारे देश का उत्पादन जो है 10 रुपये से बढ़ा, और परसेंटेज टर्म में कितने से बढ़ा? ठीक है, तो स्वाभाविक है 10% से। मैथमेटिकली देखेंगे तो 10% से हमारा उत्पादन बढ़ा, तो इन लेमन टर्म दिस इज गोइंग टू बी आवर ग्रोथ रेट। आवर ग्रोथ रेट यानी ग्रोथ रेट जो है, जिस रेट से हमारे देश में उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ तक तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन आखिर इसका महत्व क्या है, इकॉनमी में इसका क्या महत्व है? ठीक है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्शन का दूसरा रूप। दूसरा रूप क्या है? इनकम। कि उत्पादन और आय दोनों एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं, और ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, जरा देखो। ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनकम। इनकम, ठीक है, लास्ट ईयर हमारे देश का उत्पादन कितना था? 100 रुपया। तो हमारे देश में आय का सृजन भी कितना होगा? 100 रुपया, क्योंकि दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इस साल हमारे देश का उत्पादन बढ़ के हो गया 110। तो इस साल हमारे देश में कितने आय का सृजन हुआ? तो ये भी 110 होगा। तो इस साल हमारे देश में ये 10 रुपये क्या है? 10 रुपये क्या है? तो इस साल हमारे देश में 10 रुपया अतिरिक्त आय का सृजन हुआ। 10 रुपया, ठीक है, एडिशनल इनकम जनरेटेड। इसका मतलब हिंदी में हुआ। ठीक है, तो ये 10 रुपये क्या है? इस साल हमारे देश में 10 रुपये अतिरिक्त आय का सृजन हुआ। फिर से देखें, लास्ट ईयर हमारे देश में कितने आय का सृजन हुआ था? 100 रुपया। इस साल हमारे देश का में जो आय का सृजन हुआ 110 रुपया। तो ये जो 10 रुपया क्या है? ये 10 रुपया क्या है? ठीक है, इस साल हमारे देश में 10 रुपये अतिरिक्त आय का सृजन हुआ। ये जो 10 रुपया अतिरिक्त आय का सृजन कैसे हुआ? तो स्वाभाविक है उत्पादन को बढ़ा करके। जरा आप इसको देखें, ये जो अतिरिक्त आय का सृजन हुआ है, इसका ग्रोथ रेट के साथ कोई संबंध है? तो बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है। ग्रोथ रेट जितना ही ज़्यादा होगा, फिर से आप देखें, ठीक है, ग्रोथ रेट के साथ इसका क्या है? सीधा संबंध है। ग्रोथ रेट हमारे देश में जितना ही ज़्यादा होगा, अतिरिक्त आय का सृजन भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर ग्रोथ रेट 0% है, सिंपल मैथमेटिक्स, तो ग्रोथ रेट अगर 0% है, अतिरिक्त आय का कितना सृजन होगा? 0। ठीक है, अब आ जाएं इसका एप्लीकेशन। वाई ग्रोथ? तो उत्पादन का बढ़ना, ग्रोथ की जब बात करें तो ग्रोथ को कहा जाता है एक नेसेसरी कंडीशन। यानी जितने भी हमारे आर्थिक उद्देश्य हैं, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, असमानता हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अगर हम उनमें से किसी को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है ग्रोथ, यानी उत्पादन का बढ़ना। ठीक है, ग्रोथ एक ज़रूरी कंडीशन है, एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ठीक है, अगर ग्रोथ रेट मिसिंग है, आई रिपीट, ग्रोथ नहीं हुआ, तो फिर आप किसी भी अन्य उद्देश्य के बारे में सोच भी नहीं सकते। ग्रोथ इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। लेट मी नाउ डिस्कस बाय टेकिंग वन एग्जांपल। एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रोथ एक नेसेसरी कंडीशन है, जरूरी कंडीशन है। ठीक है, ये पर्याप्त कंडीशन ही है। ठीक है, अब जैसे भारत में एक समस्या है असमानता। ठीक है, अमीर यहाँ है और गरीब यहाँ है, तो आय की असमानता हमें कम करना है। ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसके दो अप्रोच है। एक अप्रोच जो आपने सुना होगा, जो मार्क्स सुना होगा, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स बेसिकली कम्युनिस्ट था। उसका कहना था कि सरकार की पॉलिसी काम नहीं करेगी, एक ही तरीका है, डाउनग्रेडिंग द रिच, यानी अमीरों को नीचे लाओ, अमीरों से छीनो और गरीबों बांटो। तो ये पॉलिसी तो कहीं भी फॉलो नहीं होगी। तो हमारा जो अप्रोच है मॉडरेट। ठीक है, देखो कैसे, हम इनको टच नहीं करें, बल्कि अगर हम गरीबों को ऊपर उठाएं तो उस केस में भी क्या होगा? गैप कम हो जाएगा। और यही हमारा अप्रोच है। तो गरीबों को ऊपर उठा करके असमानता को कम करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? ग्रोथ रेट। सबसे पहले क्या ज़रूरी है? ग्रोथ रेट। देखिए कैसे, हमें क्या करना है? वी हैव टू अपलिफ्ट द पुअर एंड टू रिड्यूस द गैप। तो हम लोग क्या करें? ग्रोथ रेट को अधिक से अधिक रखें। ग्रोथ रेट जितना ही ज़्यादा होगा, अतिरिक्त आय का सृजन क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। नेसेसरी कंडीशन, यानी देश के भीतर हम अतिरिक्त आय का सृजन करें,
और उसके बाद आता है सफिशिएंट कंडीशन, यानी पर्याप्त कंडीशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करे कि जो भी अतिरिक्त आय का सृजन हुआ है उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि जो भी अतिरिक्त आय का सृजन हुआ है वो गरीबों की जेब में जाए, न कि अमीरों की जेब में जाए, जिससे गैप क्या हो, घट जाए। इंडिया में फिर से देखें, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन इज प्रोडक्शन। ठीक है, और जो सफिशिएंट कंडीशन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण। फिर से आप एग्जांपल देखें। ठीक है, हमें गरीबों को ऊपर उठा करके असमानता को कम करना है। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ग्रोथ रेट अधिक से अधिक हो। ग्रोथ जितना ही ज़्यादा होगा, अतिरिक्त आय का सृजन उतना ही ज़्यादा होगा, यानी हम देश में अतिरिक्त आय का सृजन करें। फर्स्ट कंडीशन जरूरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब गवर्नमेंट क्या करे कि जो भी एडिशनल इनकम जनरेट हुआ है, ठीक है, वो किसके जेब में जाए, गरीबों के जेब में जाए। तो बिना अमीरों को टच किए हुए हम गरीबों को क्या कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, जिससे असमानता क्या होगा, कम होगा। तो दो कंडीशन हमने देखा। ठीक है, एक जरूरी कंडीशन ग्रोथ, उत्पादन, और दूसरा ठीक है सफिशिएंट कंडीशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण। तो इंडिया की जो समस्या है उत्पादन की कम है और वितरण की ज़्यादा है। ठीक है, पिछले कई सालों से अगर हम देखें, आप पढ़ते भी हैं कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में अतिरिक्त आय का निरंतर सृजन हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो अतिरिक्त आय का सृजन हो रहा है वो गरीबों के जेब में नहीं जा करके किसके जेब में जा रहा है, अमीरों के जेब में जा रहा है, जिससे गैप घटने के बजाय गैप क्या हो गया, बढ़ गया। तो समस्या हमारी उत्पादन की कम है और डिस्ट्रीब्यूशन की ज़्यादा है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है और वह है करप्शन। लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, मैं आपको ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर 2018 की बात है, 2018-19 में जितना भी देश में आय का सृजन हुआ ग्रोथ के कारण, उसका 72% जो है, फिर से देखें, जितना भी देश में आय का सृजन हुआ, अतिरिक्त आय का सृजन हुआ ग्रोथ के कारण, उसका जो 72% है वो सिर्फ भारत के 1% लोगों के जेब में गया। और ये 1% लोग कौन थे, तो स्वाभाविक है जो पहले से अमीर थे। तो गैप घटने के बजाय, ठीक है, गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही समस्या है। तो अगर हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया के बाहर से, दूर से, तो इंडिया एज अ होल हैव मूव फॉरवर्ड। इंडिया तो आगे बढ़ गया, लेकिन इंडिया के भीतर की जो समस्याएं हैं वो पहले से क्या हो गई हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो समस्या उत्पादन की भी है और उससे ज़्यादा वितरण की भी है। अब समय आ गया है, यानी जिसको आप कहते हो पढ़ते हो कि बेनिफिट ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, यानी आम आदमी जो है ग्रोथ के बेनिफिट से क्या है, महरूम है, वंचित है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे वितरण की समस्या जिम्मेदार है। ठीक है, वितरण की समस्या को सही करने के लिए, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है, आप देखते होंगे सरकारी योजनाएं बनाती हैं और उसमें बहुत सारा पैसा जो है सरकार लगाती है। तो इसका बेनिफिट या फ़ायदा किसको जाना चाहिए, तो स्वाभाविक है गरीबों को, लेकिन उनके जेब तक कितना पहुंचता है, आप समझ रहे हैं, उसका डायरेक्शन जो है बीच में क्या होता है, चेंज होता है। तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि वितरण की समस्या को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए, और सरकारें काम तो कर रही हैं। ठीक है, कुछ सरकार की पॉलिसी या सरकार के कुछ कानून हुए हैं, कुछ उपाय किए गए हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक तो डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, दूसरा आपने सुना होगा बेनामी ट्रांसफ़र एक्ट, तीसरा आपने सुना होगा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये सब बेसिकली वितरण से संबंधित सरकार की पॉलिसी है तो बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर है। प्रैक्टिकली, ठीक है, दे हैव फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, यानी अगर हम देखें, ग्रोथ के कारण इनकम तो जनरेट हुआ, यानी मात्रात्मक बदलाव तो भारत में है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन गुणात्मक बदलाव का क्या है, अभाव है। जब आप पेपर पढ़ते हैं सवेरे सवेरे कि भारत का ग्रोथ रेट 7.5%, पढ़ करके तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो लगता है कि कुछ भी तो नहीं बदला, समस्या आज भी वहीं का वही है। ठीक है, कारण, ठीक है, मात्रात्मक बदलाव के होते हुए गुणात्मक बदलाव नहीं हुआ है। प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और बिलीव में भारत का ग्रोथ रेट जो है चाहे कितना भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, गुणात्मक बदलाव में वो आप नहीं देख पाएंगे जितना होना चाहिए। हम देखें जो विकसित देश या उन सब देशों की बात करें जहाँ पे वितरण की समस्या जो है उतनी गंभीर नहीं है, यानी करप्शन लेवल बहुत कम है, तो वहाँ की सरकारें, ठीक है, जैसे ही क्लेम करती हैं कि हमारा ग्रोथ रेट इतना % है,
ठीक है। अच्छा, एक चीज़, भारत का जो ग्रोथ रेट है वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। सरकार के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ग्रोथ ओवर स्टेटेड है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सरकार पेश करी है। तो वहाँ भी आप आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी और जीवी और जीएनपी, तो वहाँ समझ में आए सब चीज़ें कि आखिर हो क्या रहा है। खैर ठीक है, तो विकसित देश की बात करें तो वहाँ की सरकारें जब क्लेम करती हैं कि हमारा ग्रोथ रेट इतना है, तो हम लोग आराम से बहुत ईजिली वी कैन सी द क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी गुणात्मक बदलाव जो है हो गया है। यानी मात्रात्मक बदलाव को गुणात्मक बदलाव में तब्दील करने में वो सफल हैं। ठीक है, तो मात्रात्मक जो बदलाव है ये ग्रोथ है, और जब उसके कारण गुणात्मक बदलाव आता है, ठीक है, तब वो ग्रोथ डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो गुणात्मक बदलाव जो हैं ये बहुत सारे हैं, इसका लिस्ट बहुत लंबा है, ये सब लोग मेन। ठीक है, तो इंडिया में ग्रोथ तो है, लेकिन वी हैव फेल्ड टू कन्वर्ट ग्रोथ इनटू डेवलपमेंट। यानी मात्रात्मक बदलाव को हम गुणात्मक बदलाव में, ठीक है, बदलने में क्या रहे हैं, ट्रांसफर है, फिल कर गए हैं। ये स्थिति जो है दिन पर दिन जो है गैप घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। खैर, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि ग्रोथ जो है वो ज़रूरी है। अगर मान लो ग्रोथ रेट 0% है, 0% है, यानी ग्रोथ उत्पादन नहीं बढ़ा, तो अतिरिक्त आय का सृजन कितना हुआ, 0। अब जब अतिरिक्त आय का सृजन ही नहीं हुआ तो उसके वितरण की कोई समस्या ही नहीं होगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ग्रोथ एक नेसेसरी कंडीशन है। यानी जितने भी हमारे आर्थिक उद्देश्य हैं, फाइनल लाइन, ठीक है, सबसे लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी हमारे आर्थिक उद्देश्य हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो, आय की असमानता हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अगर इनमें से हम किसी को भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है उत्पादन का बढ़ना, यानी ग्रोथ। ये ज़रूरी है, नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन कि ग्रोथ का जो बेनिफिट है, इस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटेबल हो, यानी सही दिशा में हो। ठीक है, आई होप कि एक लेमन टर्म में आपने ग्रोथ का मतलब समझ लिया और ग्रोथ का सिग्निफिकेंस भी। ठीक है, फिर से हम उसी मुद्दे पे आ जाए। उत्पादन और आय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और देश में जब जब भी जितने के बराबर उत्पादन होगा, स्वाभाविक है आय का सृजन भी उतना होगा। तो अभी तक हमने सिक्के के दो पहलू को देखा है। ठीक है, अब मूव करते हैं सिक्के के तीसरे पहलू पे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान के चलें, फिर से देखो, ये तो बार बार आएगा, ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपके हर एक टॉपिक में और हर एक जगह आएगा। प्रोडक्शन का मतलब इनकम, और दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये था सिक्के का दूसरा पहलू। अब आ जाए, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लें कि देश के भीतर जितना भी आय का सृजन हुआ, यानी 8 रुपया, वो आपके जेब में है, आपके जेब में है। तो व्यक्तिगत तौर पे, माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आप इस पैसे का क्या करेंगे, इस पैसे का क्या करेंगे। ठीक है, तो दो ही काम करोगे, या तो कंजम्पशन करोगे, यानी उपभोग, कंज्यूम करोगे, ठीक है, या बाकी पैसा क्या करोगे, सेविंग करोगे, यानी बचत। ठीक है, सेविंग करोगे यानी बचत। फिर से उदाहरण को देखें, ठीक है, यानी कंजम्पशन। हम लोग मान के चल रहे हैं कि देश के भीतर जितना भी इनकम जनरेट हुआ है, फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, सारा पैसा आपके जेब में है। ठीक है, तो व्यक्तिगत तौर पे, माइक्रो लेवल पे आप इस पैसे का क्या करेंगे। तो या तो आप कंज्यूम करेंगे, उपभोग करेंगे, तो 5 रुपये मान लो इसमें से आपने कंज्यूम किया, ठीक है, और 3 रुपया आपने क्या किया, सेव किया। ठीक है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि आफ्टर कंजम्पशन वॉट एवर इज लेफ्ट, मनी इज इन सर्कुलेशन, यानी उपभोग के बाद जो बच गया वो पैसा सर्कुलेशन में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुराने टाइम का जो हिसाब किताब होता था कि खा पी के जो बच गया उसको आपने ज़मीन के नीचे गाड़ दिया, ऐसा नहीं, मनी सर्कुलेशन में है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी 3 रुपया सेविंग। आपने जो सेविंग किया वो सेविंग कहाँ करते हो, ठीक है, तो आप कहेंगे बैंक में। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाई डू यू सेव द मनी, आप पैसे को क्यों सेव करते हो बैंक में। तो दो कारण है, एक पैसे की सेफ्टी और दूसरा ब्याज। यही कारण है कि आप अपनी इच्छा से आगे बढ़ते हैं और उस पैसे को जो खा पी के बच गया, उपभोग के बाद बच गया, उसको आपने सेव किया। ठीक है, अब जैसे ही आपने बैंक में सेविंग की, आप तो रिलैक्स हो गए, लेकिन बैंक जो है अब वो प्रेशर में आ गया। बैंक प्रेशर में क्यों आ गया, क्योंकि बैंक को उस पैसे पे आपको क्या देना है, ब्याज देना है। तो क्या बैंक उस पैसे को अपने पास रख सकता है, बिल्कुल नहीं।
बैंक की मजबूरी है कि जल्द से जल्द, ठीक है, एक सुटेबल व्यक्ति को ढूंढे और वही पैसा जो आपने जमा किया है उस व्यक्ति को लोन के रूप में दे दे। और बैंक जो है, ठीक है, यही काम करती है। बैंक ने क्या किया, एक सुटेबल व्यक्ति को ढूंढा और वही 3 रुपया जो है उसको लोन के रूप में दे दिया, ठीक है, और वो भी ज़्यादा ब्याज दर पे। अब बैंक रिलैक्स हो गया, ठीक है, लेकिन अब प्रेशर में कौन आ गया, बोरोवर, जिसने बैंक से लोन लिया। अब मेरा प्रश्न आपसे बहुत सिंपल है कि वाई लोन्स आर टेकन फ्रॉम द बैंक। जिस व्यक्ति ने बैंक से 3 रुपया लोन लिया उस पैसे का वो क्या करेगा, ठीक है। तो लोन लेने का जो मकसद होता है एक नहीं अनेक होता है, लेकिन नॉर्मली आप जानते हैं कि लोन किस लिए लेता है, ठीक है। तो लोग लोन लेते हैं किस पर्पज़ से, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लोन जो लोग लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़, ठीक है। अब जरा देखें, ठीक है, बैंक के सहायता से एक व्यक्ति का जो सेविंग है दूसरे के इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का 2 स्ट्रीम है, माइक्रो यानी व्यष्टि और मैक्रो यानी समष्टि। माइक्रो यानी व्यक्तिगत तौर पे देखें तो ये 8 रुपये का ब्रेकअप क्या था, उपभोग और बचत। लेकिन जब हम कंट्री लेवल पे देखेंगे तो एक आदमी का सेविंग जो है दूसरे के किस में कन्वर्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट में। तो कंट्री लेवल पे सेविंग के बदले लोग इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। कारण देखो, देखिए कंट्री लेवल पे क्या फ़र्क पड़ा, आपके पास उपभोग के बाद 3 रुपये बच गए, 3 रुपये बच गए। अब आप 3 रुपये को आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करें या बैंक के सहायता से उस पैसे को कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो कंट्री लेवल पे क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मिस्टर एक्स का पैसा है, ठीक है, 3 रुपया। अब एक्स खुद इन्वेस्ट करे या बैंक के थ्रू एक्स का पैसा अगर वाई इन्वेस्ट करे तो कंट्री लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब हम लोग मैक्रो लेवल पे समष्टि स्तर पे पढ़ते हैं तो सेविंग के बदले क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब चूंकि आपका जो सिलेबस है इंडियन इकॉनमी, तो इंडियन इकॉनमी जो है वो माइक्रो में नहीं बल्कि मैक्रो समष्टि होगा पूरे कंट्री लेवल पे। इसलिए हम लोग जो है, ठीक है, कंट्री लेवल पे जो पढ़ते हैं तो ब्रेकअप क्या लेते हैं, तब हम लोग ब्रेकअप क्या लेते हैं, ठीक है, तो ब्रेकअप लेते हैं, ठीक है, सेविंग्स के बदले हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अब जो है, ठीक है, कंट्री लेवल पे ये ब्रेकअप हो गया, ठीक है, कंट्री लेवल पे ये ब्रेकअप हो गया। इसको फिर से मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, आपके, ठीक है, समझने के लिए। और है तो बहुत छोटा चीज़ लेकिन इसके बहुत डायमेंशन है, ठीक है। जो 3 रुपये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, ठीक है, 3 रुपये आपका कंट्री लेवल पे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकअप है फिर से कंट्री लेवल पे। हम लोग फिर से शुरू से जाएं। देश में इस साल कितने रुपए का उत्पादन हुआ, 8 रुपये का। तो आय का सृजन, इनकम कितना जनरेट हुआ, 8 रुपया। अब इस 8 रुपये का जो ब्रेकअप है कंट्री लेवल पे वो देखो क्या है, ठीक है। कंजम्पशन यानी उपभोग 5 रुपया और इन्वेस्टमेंट कितना, 3 रुपया। ये सारे वर्ड आप सुनते होंगे, सारे वर्ड आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इज कंजम्पशन योर एक्सपेंडिचर, क्या उपभोग आपका व्यय यानी खर्चा है। तो स्वाभाविक है आंसर आप कहेंगे हाँ, यस, उपभोग आपका व्यय है। इसका पूरा नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी उपभोग व्यय, यानी ये 5 रुपये आपका खर्चा है, ठीक है। अब आ जाए इस वर्ड पे, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, क्या ये आपका खर्चा है, इज इन्वेस्टमेंट योर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आप सोचने पड़ेंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ना। तो मैंने आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, इज इन्वेस्टमेंट योर एक्सपेंडिचर, क्या निवेश आपका व्यय है, ठीक है। तो कुछ लोगों का आंसर है यस, कुछ लोगों का ना, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, क्या वहाँ भी पैसा खर्च होता है आपका, बिल्कुल होता है। लेकिन अंतर क्या है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई ऐसा उदाहरण दो, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट बताओ जिसमें आपके पैसे खर्च ना हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताएं आप, ठीक है, जिसमें आपके पैसे खर्च ना हो, ठीक है। यस, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आज आपने क्या किया, 5 लाख रुपए के लागत पे एक मशीन लगाया और आप कहते हो कि मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है। क्या आपका पैसा खर्च हुआ, बिल्कुल खर्च हुआ, ठीक है। अगर आप मेरे पास आते हो और कहते हो कि सर आज मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो मैंने क्या समझा कि आप अपने पेरेंट्स से 5 लाख रुपया लेकर के और ऑफिस में जो आपके पास अलमीरा था उसमें डाल के ताले लगा दिए। तो क्या ये आपका इन्वेस्टमेंट है, नहीं। लेकिन अगर आप, ठीक है, एक मशीन लगाते हैं, नया मशीन इंस्टॉल करते हैं टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है, तो आप कहते हैं कि ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये जरूर आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आखिर, ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट क्यों है,
ठीक है। क्या यहाँ पे पैसे खर्च हुए? बिल्कुल। ऐसा कोई आप इन्वेस्टमेंट आप मुझे बताएं जिसमें आपके पैसे खर्च ना हो, ठीक है। तो होता क्या है दोनों में, दोनों आपका खर्चा है, दोनों खर्चा है। और किसी भी पेमेंट को जब भी आप पैसा पे करते हैं, ठीक है, तो वो आपका एक्सपेंडिचर तभी माना जाएगा जब आपको बदले में कुछ न कुछ बेनिफिट मिले। आई रिपीट अगेन, देयर आर टू वर्ड्स, पेमेंट यानी पैसा आप पे करें, भुगतान करें, ठीक है। तो पेमेंट और एक्सपेंडिचर में अंतर है, अंतर है, ठीक है। जब भी आप पैसा पे करते हैं, पैसा आपके जेब से जा रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होगा, ठीक है। एक पेमेंट आपका एक्सपेंडिचर तब माना जाएगा जब आपको बदले में कुछ न कुछ बेनिफिट मिले, ठीक है। अगर एक पेमेंट आपके लिए बेनिफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ पेमेंट होगा, आपका एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप मशीन खरीदते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी मशीन आपको बेनिफिट देगा, मशीन की सहायता से आप उत्पादन करेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों में थोड़ा बेसिक अंतर क्या है कि जो, ठीक है, ये सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं क्लास शुरू करूंगा। यहाँ पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इसमें जब आप पैसा खर्च करते हैं तो इसका जो बेनिफिट आपको मिलता है वो 1 साल से कम, 1 साल से कम, ठीक है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑफिशियल नाम जो इन्वेस्टमेंट का है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी निवेश व्यय, ये इसका ऑफिशियल नाम है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसलिए जो है हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट से काम चलाते हैं। तो निवेश व्यय जो है ये ऑफिशियल लाइन है। खैर, तो यहाँ पे जब आप पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ जो आपको बेनिफिट मिलता है वो काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे कि जिस खर्चे से, ये थोड़ा सा ब्रीफली मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर खर्च करते हो तो बदले में क्या मिलेगा, बेनिफिट। तो बेनिफिट अगर आपका 1 साल या उससे कम के लिए है तो इसे हम कहते हैं राजस्व व्यय। क्या कहते हैं हम लोग, राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जिस खर्चे से मिलने वाला बेनिफिट आपका 1 साल को क्रॉस कर जाए उसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय, ठीक है। ये नाम आपने सुना होगा। और भारत का जो पूरा बजट है इसी दोनों पे आधारित है, ठीक है। यस, बजट भी आप देखोगे 2 तरह का बजट है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। ये सारे कंसेप्ट वही जाएंगे, ठीक है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं ब्रीफली समझा रहा हूँ। तो बेसिकली ये दोनों आपका खर्चा है। ये आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। पूरा एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के थ्रू तकरीबन मुझे 1 घंटे लेंगे, तो खैर उतना टाइम मैं आज नहीं दे पाऊँगा। तो जब मैं कोर्स शुरू करूँगा तो वहाँ पे पूरे डिटेल में आप पढ़ेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊँगा, ठीक है। और एग्जाम्पल भी आपका होगा जिस चीज़ को आप यूज़ करते हो, जिस चीज़ को आप यूज़ करते हो, ठीक है। और कहाँ कहाँ समस्या आती है। तो ये आपका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हमने कहा, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। और ये जो आपका है ये आपका है पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। दोनों में क्या संबंध है, जब आप बजट देखेंगे तो बजट में भी आप देखेंगे पूरा कंसेप्ट। इनफैक्ट बजट आपका 2 तरह का होता है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, सेम कंसेप्ट जाएगा। जब आप पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड, वहाँ पे पढ़ते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी 2 अकाउंट होता है, एक होता है चालू खाता, एक पूंजीगत खाता यानी करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट जो है राजस्व की प्रकृति का है, जो पूंजीगत खाता नाम ही है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली नाम सिर्फ चेंज हो जाएगा, जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये जो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, तो वो मैं कभी अलग से बढ़ाऊंगा। एनीवे, लेकिन दोनों खर्चा है। फिर से हम लोग शुरू से आ जाए। देश में इस साल कितने रुपए का उत्पादन हुआ, 8 रुपये का। तो आय का सृजन कितना हुआ, 8 रुपया। अब इस 8 रुपये का 2 ब्रेकअप है, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय, उपभोग व्यय और निवेश व्यय, ठीक है, दोनों आपका खर्चा है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इस साल देश में कुल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितने का हुआ है, यानी इस साल हमारे देश में कितने रुपये का व्यय हुआ, ठीक है। तो स्वाभाविक है 5 और प्लस 3 कितना, 3 रुपया। ये आपका यानी 8 रुपया, ये आपका सिक्के का तीसरा पहलू है, सिक्के का तीसरा पहलू है, ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी उत्पादन, आय और व्यय। ये जो 3 हैं ये एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं, ठीक है। और तीनों हमेशा बराबर होते हैं, तीनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। और इसलिए जब आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे एक चैप्टर राष्ट्रीय आय, शायद आपने पढ़ा होगा। तो राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं, तो नाम आपको याद होगा, 3 विधियां हैं। फर्स्ट मेथड उसका नाम है उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। और तीनों मेथड से एक ही आंसर आता है, उसके पीछे यही लॉजिक है, ठीक है।
और यही जो 3 है, ठीक है, यही 3 को कहते हैं हम लोग 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं 3 ही होती हैं, उत्पादन, आय और व्यय, और इसी 3 के भीतर में हम पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। यानी आज के बाद कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे, ठीक है, तो इसी 3 से के भीतर पढ़ोगे, चौथा कुछ भी नहीं है। लेकिन इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? उत्पादन। उत्पादन होगा तभी आय का सृजन होगा, तभी व्यय होगा। आप देखें, ठीक है, मैं आप ही का उदाहरण ले रहा हूँ। भारत में आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो मान लो वो बैकवर्ड स्टेट है, वहाँ पे लोगों का जीवन का रहन सहन का स्तर है बहुत ही ख़राब है। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? आपको अपने खर्चे को बढ़ाना होगा। खर्चे कब बढ़ाएंगे? जब आपके लिए इनकम जनरेट हो। इनकम कब जनरेट होगा? जब आपके राज्य में क्या हो? उत्पादन हो। तो भारत के जो विकसित राज्य हैं वो आगे बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि उनके राज्य में उत्पादन हुआ, ठीक है। आपका स्टेट जो है बहुत पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? क्योंकि आपके स्टेट में प्रोडक्शन नहीं हुआ। प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रोडक्शन अगर कारण है तो प्रोडक्शन क्या है? उपाय है। तो ये 3 चीज़ ध्यान रहे, उत्पादन, आय और व्यय, ठीक है। ये हैं 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और ठीक है, इसी 3 के दायरे में हम पूरी इकोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही 8 रुपये का जो एग्जाम्पल है या 10 रुपये का आपके सामने बार बार आएगा, कई बार आएगा, ठीक है। लेकिन हर एक बार, ठीक है, उसके मीनिंग बदल जाएंगे, मीनिंग बदल जाएंगे। देखने का जो नज़रिया है वो आपको जो थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। यू पीपल आर वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव, आपको सब चीज़ पता है, ठीक है। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इससे तो आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि क्लास 4th एम्प्लॉय बन पाओगे। चीज़ों को आपको क्या करना है? एनालाइज करना है, ठीक है। आई एम होपिंग, मैं श्योर हूँ कि आई एम गोइंग टू मेक दिस सब्जेक्ट वेरी वेरी ईजी फॉर यू, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत है पढ़ाने के लिए, कभी ख़त्म ना होने वाला टॉपिक है। उम्मीद है, ठीक है, क्लास में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आपको सूचना दी जाएगी।